जैसा कि कल हमने राज्य प्रादेशिक के बहुत भागों में अध्ययन आरंभ किया था, आज हम एशिया के तीसरे भौतिक विभाग नदियों के मैदान का अध्ययन करेंगे। एशिया के पर्वत और पठारी भागों के बीच बीच में अनेक नदियों की घाटियाँ और उनके मैदानी भाग स्थित हैं, जो नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से निर्मित है। समतल और उर्वर मिट्टी युक्त होने के कारण नदियों के मैदान कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। इन नदियों के मैदानों में कुछ विस्तृत भूभाग भी है। अनेक प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी इन नदियों के किनारों और इन मैदानों में ही हुआ था। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी घाटी के पास, दक्षिणी एशिया में सिंधु एवं गंगा घाटी, पूर्वी एशिया में हांगो घाटी की प्राचीन सभ्यताएं, ये सभी प्राचीन सभ्यताओं के उद्गम स्थल रहे हैं। प्रमुख नदियों के मैदानों का विवरण निम्न प्रकार है। फर्स्ट है दजला और फरात का मैदान। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित इन नदियों का विस्तार वर्तमान में इराक में दजला और फरात के मध्यवर्ती भूभाग में स्थित है, जिसे दोआब के नाम से जाना जाता है। इसे मेसोपोटामिया के नाम से भी जाना जाता है। दजला और फरात नदियों के उत्तर में अरारात पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई फारस की खाड़ी में ये नदियाँ गिरती है। खाड़ी में प्रवेश करने से पूर्व ये दोनों नदियाँ यानी दजला और फरात आपस में परस्पर मिल और इसे शत्ल अरब के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिणी पश्चिमी एशिया के शुष्क मरुस्थल का अंग है, जहाँ इन नदियों के जल की सिंचाई करके प्राचीन काल से कृषि कार्य किया जाता रहा है। प्राचीन काल में बेबीलोन, असीरी, सुमेरी आदि प्राचीन सभ्यताएं इन्हीं नदियों के आसपास विकसित हुई थी। दूसरा है सिंधु और गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में सुलेमान किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व तथा हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का अधिकांश भाग तो पाकिस्तान में है, लेकिन गंगा नदी का जो मैदान है वो भारत और बांग्लादेश में स्थित है। यह संयुक्त मैदान विश्व का सर्वाधिक जलोढ़ मैदान है, सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता का विकास भी इन्हीं मैदानों में हुआ था। ये विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है इरावदी का मैदान। म्यांमार यानी बर्मा के दक्षिणी भाग में इरावदी का मैदान है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर पाया जाता है, और ये भी एक जलोढ़ मैदान है जहाँ जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है मिनाम का मैदान। थाईलैंड में स्थित इस मैदान का निर्माण मिनाम नदी द्वारा निक्षेपित जलोढ़ों से हुआ है, और यह भी उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, और दक्षिणी मुहाने पर सबसे अधिक चावल और बागाती कृषि की जाती है। मिकांग का मैदान हिंद चीन के प्रायद्वीपीय भाग में मिकांग नदी का निर्मित मैदान है, जो अत्यंत उपजाऊ है, और ये पूर्व और पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, और यहाँ चाय और चावल की कृषि की जाती है। सिकियांग का मैदान, यह चीन का मैदान है, जो दक्षिणी भाग में सिकियांग नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। यहाँ चावल और चाय की कृषि की जाती है, और यह भी उपजाऊ मैदानों की श्रेणी में माना जाता है। यांगटीसी क्यांग का मैदान, यह मध्य चीन का जलोढ़ मैदान है, जो कि यांगटीसी क्यांग
और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है और इसका पूर्वी भाग उपजाऊ है और चीन का सर्वाधिक घना बसा हुआ भूभाग है। हांगहो का मैदान चीन के उत्तरी भाग में स्थित इस मैदान की उत्पत्ति हांगू और उसकी सहायक नदियों से निर्मित अवसादों से हुई है। यह पश्चिम में स्थित लोएस के मैदान से बहाकर लाई हुई मिट्टी के कारण पीले रंग का मैदान है। इसी कारण चीन का विशाल पीला मैदान भी कहा जाता है तथा यहाँ पर प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ें आती हैं और लाखों की जन की क्षति होती है। इसीलिए इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। जैसा कि नाम से पता है और भारत के अध्ययन में भी हम इसको पढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अरब का पठार, दक्षिणी भाग में दक्षिणी भारत का पठार और जो तीसरा है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में हिंद चीन का पठार। ये तीनों पठार प्रायद्वीपीय पठार के रूप में गिने गए हैं और प्राचीन कठोर गोंडवाना लैंड की चट्टानों से निर्मित है। सबसे पहले हम देखेंगे अरब का प्रायद्वीपीय पठार। यह पठारी भाग एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब प्रायद्वीप पर स्थित है, जो पूर्व में फारस की खाड़ी, दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में लाल सागर द्वारा घिरा हुआ है। यह प्राचीन कठोर शैलों से निर्मित वही गोंडवाना लैंड का अंश है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2000 मीटर है तथा संपूर्ण भाग शुष्क और रेगिस्तानी है और रेतीला भाग है, यानी यहाँ पर वनस्पति आवरण का अभाव पाया जाता है। सेकंड है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। यह दक्षिणी भारत में प्रायद्वीप में स्थित है। इस पठार को दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित है और जैसा कि पहले बताया कि गोंडवाना लैंड का अंश है। यह सामुद्रिक जल के अतिक्रमण से अछूता भूगर्भिक हलचलों से बहुत कम प्रभावित भूभाग है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिमी घाट पर पहाड़ियां हैं जो दीवार के भांति पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। इसकी औसत ऊंचाई 1400 मीटर है तथा पठार के उत्तरी भाग में कई पर्वत श्रेणियां हैं। पूर्व पश्चिम में स्थित विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर, राजमल आदि की पहाड़ियां हैं। पूर्वी भाग में पूर्वी घाट की पहाड़ियां जो कि विच्छिन्न रूप से यानी कटी फटी रूप में पाई जाती है। इस पठार पर महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती आदि नदियां और उनकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है और इसी कारण इसका काफ़ी अपर्दन भी हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली विस्तृत नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। पठार का आंतरिक भाग ऊबड़ खाबड़ और विषम धरातल वाला है। इसी क्रम में तीसरा है हिंद चीन का पठार। इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी एशिया के कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आदि देश आते हैं। इसीलिए इसको हिंद चीन के नाम से जाना जाता है और ये पठार जो है वो कठोर शैलों से निर्मित है और इस पठार के अंतर्गत शान, क्वीचाऊ या नान के पठारी भाग भी सम्मिलित किए जाते हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई 1200 मीटर के लगभग है और यहाँ पर गहरे कटाव पाए जाते हैं। विरंधित पठार है और यहाँ पर वनस्पति आवरण पाया जाता है। दक्कन के पठार पर भी वनस्पति आवरण पाया जाता है और हिंद चीन के पठार पर भी वनस्पति आवरण पाया जाता है, लेकिन अरब के प्रायद्वीपीय पठार पर वनस्पति आवरण का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है भूभाग है द्वीप मालाएं। एशिया महाद्वीप के पूर्व और दक्षिण पूर्व में मुख्य भूमि से अलग हटकर उत्तर से दक्षिण तक
पंक्तिबद्ध रूप में द्वीपों और द्वीप समूहों की श्रृंखला फैली हुई है। ये चापाकार आकृति में फैले हुए हैं, जिनका निर्माण टर्शरी काल में और नवीनकालिक पर्वतों के समय पर हुआ है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार ये द्वीप वलित पर्वत श्रेणियों हैं जो महासागर भागों में डूब गए थे और अब ये पाए जाते हैं। सभी और भ्रंशों के और ज्वालामुखी से निर्मित माने जाते हैं। अधिकांश द्वीपों समूहों की शैल संरचना बहुत ही जटिल है और इनमें शैलें जो हैं परिवर्तित शैलें पाई जाती हैं। एशिया के पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित द्वीप कई हजार संख्या में मौजूद हैं। अकेले फिलीपींस द्वीप में 7000 द्वीप है, जिसमें 460 द्वीप ही 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले द्वीप हैं। द्वीप श्रृंखला के उत्तर से दक्षिण की ओर क्यूराइल, सखालिन, हॉकेटो, हांशो, क्यूशू, शिकोकू और ताइवान है। दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में जावा, सुमात्रा, सेलिबिस, मदुरा, बोर्नियो, न्यू गिनी, लुनोस, मिंडांडो, समार, निग्रोस, पलावन, कालीमंचन, एरियन आदि प्रमुख है। उत्तरी हिंद महासागर में सुमात्रा के उत्तर पश्चिम में अंडमान और निकोबार द्वीप भी एशियाई द्वीपमाला के ही अंग हैं। अधिकांश द्वीपों पर मध्यवर्ती भाग ऊंचे उठे हुए हैं और तटवर्ती भाग सक्रिय पट्टी के रूप में मैदानी भाग है। कई भागों पर उन्नत कृषि की जाती है, जैसे कि जावा का गन्ना बहुत ही प्रसिद्ध है और उसमें रस की मात्रा भी अधिक है। ये सब हम जब एशिया की कृषि का अध्ययन करेंगे तब उसमें करेंगे। आज ही यहाँ तक एशिया के भौतिक विभाग समाप्त हो गए, कंप्लीट हो गए।